So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स सब्जेक्ट को कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। हम लोग चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर बात कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे थे आपके साथ, है ना, और मैंने आपको समझाया था किस तरीके से हमको डिस्कस करना है। मैंने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आते हैं उस तरीके के न्यूमेरिकल हमने बात करी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट है उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम ऐसा ही एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो स्टेप में आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर ले। मैं हिंदी में भी इसका मतलब बता दूंगा कि कहने का क्या मतलब है इस क्वेश्चन का हिंदी में, ठीक है। इसमें स्टेप आपको ध्यान रखने। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अगर स्टेप वाइज आप काम करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर जितने चार्ज होंगे, देखो दो आवेश हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस +6q और -8q। ये माइनस होगा बच्चों, -8q। तो दो चार्ज हैं, जितने चार्ज होंगे, जितने आवेश होंगे, उतने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने पड़ेंगे। तो ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, E1 E2 निकालना है। E1 E2 क्यों बोला, क्योंकि दो चार्ज थे। 3 चार्ज होते तो 3 फील्ड निकालते, हम E1 E2 E3 निकालते। कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको अभी। फिर उसके बाद क्या करना है, हमसे ही बताया गया है, are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास ABC, ठीक है, हम समझ गए इस बात को। फिर ये कह रहे हैं कि इसके B और C कोनों पर, B और C कोनों पर, कहाँ है B और C कोने, ये वाला है और ये वाला है। इस पर मैंने क्या कर दिया है, 2 पॉइंट चार्ज +6q और -8q रख दिया। तो +6q को यहाँ रख दिया और -8q को यहाँ रख दिया, ऐसे बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोल रहे हैं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड क्या है, A है। तो इसकी सारी साइड क्या होती है, सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। बात समझ में आ गई। Obtain an expression for magnitude and direction of resultant electric field। हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन कहां पर, एट द वर्टेक्स A। मतलब कि यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमको बताना है, इन दोनों चार्ज की वजह से, इन दोनों आवेश की वजह से। ये क्वेश्चन का मतलब है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले E1 निकालना है, E2 निकालना है। कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा अभी। E1 E2 निकालने के बाद जो सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें बच्चों को आती है वो है डायरेक्शन की। इसमें डायरेक्शन यानी कि दिशा भी निकालनी है। तो इसको मैं पहले स्टेप का दूसरा पार्ट मानूंगा। सबसे पहले आप E1 E2 निकालेंगे, ये तो बहुत आसान काम है, इसमें फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगा करके निकाल देंगे। डायरेक्शन यानी दिशा निकालना हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम करते हैं थीटा फाइंड करते हैं, थीटा निकालते हैं और इनका वेक्टर सम यानी कि सदिश योग करते हैं। बस ये काम करना है आपको, सदिश योग। और ये योग कैसे करेंगे, ये हम मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको जोड़ते हैं, गणित के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा वेक्टर सम कैसे करते हैं। कक्षा 11 में वेक्टर्स किसने पढ़ा है, सदिश राशि, अदिश राशि किसने पढ़ा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। क्लास 11th में, पिछली क्लास में, क्लास 11th में सदिश था आपके पास, सदिश और अदिश। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो हाथ खड़े करें। सदिशों का योग कैसे होता है, ये सारी चीजें पढ़ा है, ठीक है। कुछ बच्चों ने पढ़ा है, हाथ नीचे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हाथ खड़े करो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको नहीं याद है वो हाथ खड़े करो।
कुछ बच्चे अभी भी हाथ खड़े नहीं कर रहे। क्या क्लास में आपका ध्यान नहीं है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है? क्लास 11th की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, क्लास 11th में सदिशों का योग। अगर आपको नहीं आता है तो आप बताओ, मैं तभी तो यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, तो क्लास में आपको रिप्लाई करना है, आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, आपको कोई सजा नहीं दी जा रही है यहाँ पर। नहीं आता है, अगर आप बताओगे कि नहीं आता है ईमानदारी से, तो आपको वो चीज सीखने को मिल जाएगी, आपका फायदा हो जाएगा, बस इतना सा काम होगा आपका। चलिए, तो दो काम करने, स्टेप 1 और स्टेप 2, समझ गए? स्टेप 1 में E1 E2 निकालने, दिशा निकालने, स्टेप 2 में वेक्टर सम कर देना है। अब कैसे करना है जरा ध्यान से देखो, कैसे करना है जरा ध्यान से देखिए। ई निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, E1 E2 निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, अभी हम स्टेप 1 करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हमने क्या बोला, पहले स्टेप 1 में क्या करना है, E1 E2 निकालना है, फिर स्टेप 2 के ऊपर जाना है। तो चलिए स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले E1 E2 निकालते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे होता क्या है, जैसे कि पॉइंट चार्ज है, जैसे कि पॉइंट चार्ज है, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ध्यान ध्यान से समझते हुए चलेंगे। एक पॉइंट चार्ज यानी कि एक आवेश होता है, ये आवेश अपने चारों तरफ कोई विद्युत क्षेत्र अपना रखता है। मतलब ये ठीक वैसे हो गया जैसे कि अगर कोई एक मैग्नेट है, एक चुंबक है, एक चुंबक के चारों तरफ मैं लोहे की कोई ऑब्जेक्ट लाऊं, लोहे का कोई वस्तु लाऊं, तो उसको खींचता है या फिर धकेलता है ना? ऐसे ही किसी चार्ज के चारों तरफ, ये चार्ज है, ये आवेश है, अब इसके चारों तरफ में कहीं पर सपोज ये वाला चार्ज लाया, ये कोई सा भी चार्ज हो सकता है, तो मैं इसको नजदीक लाया, क्या पता इसको खींचेगा, क्या पता इसको दूर करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस क्यू के चारों ओर, इस क्यू के चारों ओर क्या है, इसका एक क्षेत्र है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अगर मैं कोई अन्य आवेश लाऊं, जिसमें कोई अन्य आवेश लाए जाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, इसे हम उस आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से बता रहा हूं, आवेश, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाए जाने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, इसको हम उसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है E = 1/4πε0 Q/r², न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। R होगा वो दूरी जहां से जहां तक मैं इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मतलब जैसे सपोज यहां पर चार्ज रखा हुआ है, मैंने बोला इससे 1 मीटर दूर कोई बिंदु P है, यहां पर बताओ कितना विद्युत क्षेत्र होगा इसकी वजह से। तो ये दूरी जो होगी, ये दूरी यहां से यहां तक की, ये R होगी। ठीक है, अब इसको यहां पर अपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है देखो। E1 कैसे निकालूंगा, दो चार्ज है हमारे पास, एक है +6Q, एक है -8Q। तो E1 में कैसे निकालूंगा, E1 के लिए मैं क्या करूंगा, Q की जगह 6Q रख दूंगा, और R क्या होगा, इस 6Q की इस A पॉइंट से दूरी जो कि A है, तो R की जगह क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। बहुत आसान है। E2 के लिए मैं क्या करूंगा, E2 के लिए मैं सारा काम सेम करूंगा, बस Q की जगह क्या रख दूंगा, ये वाला 8Q रख दूंगा, और बीच के डिस्टेंस यहां से इस A की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल a मैं ये ले लूंगा, क्योंकि हमको क्या करना है, इसकी वजह से इस पर कितना विद्युत क्षेत्र, इसकी वजह से इस पर कितना विद्युत क्षेत्र, तो दूरी हमको ये वाली लेनी पड़ेगी, और चार्ज हमको एक बार ये वाला, एक बार ये वाला लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? E1 E2 निकालना कितना आसान था, फॉर्मूला याद रखना है, बस E1 E2 में वैल्यू रखनी है और E1 E2 हमारा आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की, दिशा की। प्यारे बच्चों, डायरेक्शन के लिए आप ध्यान रखना, हम लोग एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं चार्ज का, जिसमें हम धनावेश के लिए ये देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ क्षेत्र होगा और नेगेटिव चार्ज की तरफ क्षेत्र होगा। मतलब अगर मैं इसके लिए बात करूं तो B से A की तरफ क्षेत्र होगा, और इसके लिए बात करूं तो A से C की तरफ क्षेत्र होगा। धनावेश के लिए आवेश से दूर की तरफ,
ऋण आवेश से दूर से आवेश की तरफ। बात समझ में आई? तो E1 के लिए मैं क्या लिखूंगा, B से A की ओर, इसकी दिशा भी लिखनी है। और E2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, A से C की ओर। ये मैंने E1 E2 अपना स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। स्टेप 1 में क्या करना था, E1 E2 निकालना था, डायरेक्शन निकालना था, ये हो गया। अब आएंगे हम स्टेप 2 में। उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर स्टेप 2 आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और 5 नंबर में पूछा जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अगर आप ये क्वेश्चन करना सीख गए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसके स्टेप्स याद रखने की, क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है, कैसे कैसे करके आपको इसको निकालना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे E1 E2, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। देखो, थीटा फाइंड आउट करना बहुत ही आसान काम रहेगा। थीटा के लिए आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। थीटा क्या है भाई, E1 व E2 के बीच का कोण, E1 व E2 के बीच का कोण। अब E1 और E2 कैसे फाइंड आउट करे थे हमने, E1 और E2 के बीच का एंगल। मैंने क्या बोला था, B से A की तरफ, ये E1 हो जाएगा, ये वाला E1 हो जाएगा, इसको E1 बोलना है, EB ये नहीं बोलना है। ठीक है, ये वाला, ये वाली लाइन B से A की ओर, ऐसे वाली लाइन, ठीक है। और A से C की ओर ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी। ठीक है ना, ये सारी चीजें समझ में आ रही है। मैं बहुत ही आसानी से आराम से आपको समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, अब ये E1 की लाइन हो गई, ये वाली E2 की लाइन हो गई, तो इसके बीच का एंगल ये होगा, E1 और E2 के बीच का एंगल ये होगा। ये एंगल कितना आएगा, देखो ये समबाहु त्रिभुज है, इसके सारे कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, अगर आपको पता होगा तो, है ना। और ये 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 120। मतलब E1 और E2 के बीच का कोण कितना आ गया भाई, 120 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया, है ना। अब हमको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, और छोटा सा काम करने के बाद हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये छोटा सा काम मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरी इससे आगे जो कैलकुलेशन आने वाली है, जो मुझे पता है, वो थोड़ा सी आसान हो जाए। देखो भाई, E1 में ये भी है, ये भी है, ये भी है, E2 में भी ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। 1/4πε0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, Q/A², Q/A²। तो मैं इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय इन दोनों को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। E1 को मैं लिख देता हूँ 6x और E2 को मैं लिख देता हूँ 8x। इसमें 6 अलग है, 8 अलग है, बाकी सारा सेम है, बाकी सारा सेम है। तो मैंने इसकी शॉर्ट वैल्यू लिख दी है, जहां पर x की जगह पर मैं इसको रख दूंगा लास्ट में। x क्या है हमारा, x है हमारा 1/4πε0 Q/A²। तो जब मेरा आंसर आएगा, वहां पर जो x होगा, x में मुझे ये वैल्यू रख देनी है लास्ट में, बस इतना ध्यान रखना है और मेरा काम हो जाएगा। चलिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैंने बोला था स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आता है हमारा, वेक्टर सम। स्टेप 2 में क्या आता है, वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे किया जाता है, सदिश योग कैसे किया जाता है। सदिश योग के लिए हम सिंपली एक फॉर्मूला लगाते हैं। अब आपको काम आसान नहीं लगेगा, बिल्कुल ही इजी लगेगा। E1 व E2 का सदिश योग, यानी कि वेक्टर सम, तो उसको हम E रिजल्टेंट बोलेंगे या E नेट बोलेंगे, या सिंपली आप E भी बोल लीजिए। इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है दो सदिशों के सदिश योग का, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। सारी चीजें आपको पता है। E1 कितना है भाई, E1 हमको पता है 6x है, तो 6x का स्क्वायर। E2 कितना है, 8x है, तो 8x का स्क्वायर प्लस 2। E1 कितना है 6x, E2 कितना है 8x, कॉस थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री। देखिए सारी वैल्यूज आपको पता है, आपको बस वो रखनी है इस फॉर्मूला में। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते जाना है। 6x का होल स्क्वायर मतलब 36x स्क्वायर, 8x का होल स्क्वायर मतलब 64x स्क्वायर। अच्छा, cos 120 का मान, cos 120 का मान कौन बताएगा मुझे, cos 120 का मान। देखिए ध्यान से देखिए, मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ। cos 120 को कैसे निकालेंगे, cos 120 को मैं लिखूंगा cos 90 प्लस 30, ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा, लेकिन माइनस का। देखो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है,
ठीक है, अगर याद आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो cos 120 का मान डायरेक्ट याद कर लेना। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो -1/, तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं cos 120 की जगह पे -1/2 रखना है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बाकी ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया है। तो भाई यहाँ पर रख देंगे वैल्यू 2 इंटू 6 8 जा 48 और x इंटू एक्स स्क्वायर और cos 120 का मान -1/2 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब क्या होगा, E विल बी इक्वल टू, देखो भाई ये 36 और 64 तो 100x² हो जाएगा, ये -48x² आ जाएगा। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 100 में से 48 गए, 100 में से 58 गए, तो 52x² बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। और E इज इक्वल टू आ जाएगा, x² है तो x बाहर आ जाएगा, x√52। और मैंने क्या बोला था लास्ट में, मुझे x की वैल्यू रख देनी है। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1/4πε0 q/a²। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 q/a² √52 न्यूटन प्रति कूलम। देखो भाई ये हमारा अभी तक E की वैल्यू, हमने 2 स्टेप बस फॉलो करे, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट। स्टेप 1 में ये काम करा, हो गया। स्टेप 2 में वेक्टर सम करा, कर दिया। बस हमारा आंसर अब आ चुका है। बस हमको √52 था ये, बस हमको क्वेश्चन में एक बार देखना है कि हमसे पूछा क्या क्या गया था। क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था। ये हमने जो निकाला है प्यारे बच्चों, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण है। जो हमसे पूछा गया था उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब डायरेक्शन निकालने का तरीका मैं आपको इसके बाद बता रहा हूं, पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ये जो हमारा आंसर है, इसको मैं फिर से लिख ले रहा हूं यहां पर, E इज इक्वल टू 1 या फिर इसको ऐसे लिख लो, √52/4πε0 q/a² न्यूटन प्रति कूलम। ये आया हमारा आंसर। बट ये सिर्फ क्या है, फिर से बता रहा हूं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हमसे डायरेक्शन यानी दिशा भी पूछी गई थी, परिमाण एवं दिशा दोनों की बात की गई थी। ये हमने सिर्फ परिमाण निकाला है, दिशा हम अब निकालेंगे। चलिए, अब दिशा के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। दिशा के लिए क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्शन की बात कहीं कहीं आपको मुश्किल पड़ेगी, है ना। अदरवाइज जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये मुश्किल वाले केस में, बाकी आसान वाले केस में आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या करना है, यहाँ पर E1 और E2 के बीच से एक E नेट निकालना है। देखो ऐसे, ये E1 है, ये E2 है। ये वेक्टर्स में हमने क्लास 11th में पढ़ा है प्यारे बच्चों। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो किसी दिन मैं आपको वेक्टर्स पढ़ाऊंगा, वहां पर ये सारी चीजें है तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये E1 मैंने बनाया है, ये E2 मैंने बनाया है। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट समझाने के लिए। अब जो E हमने निकाला है प्यारे बच्चों, वेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, जब दो सदिशों का सदिश योग करते हैं तो जो नया सदिश, जो उनका रिजल्टेंट, जो उनका आंसर आता है, वो उनके बीच से कहीं से आता है। तो सपोज वो यहां से जा रहा है कहीं, वो जो E हमने निकाला वो सपोज उसकी डायरेक्शन ये है, जाएगा इनके बीच से ही, जाएगा इनके बीच से ही। बट हमको नहीं पता कि ये कितने बीच से जा रहा है। तो मैं सपोज मानता हूं कि ये जो कोण है ये बीटा है। सपोज मैंने क्या माना, ये वाला कोण बीटा है। अब मैं बीटा निकाल दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कितना बीच से जा रहा है। ये बिल्कुल बीच से जा रहा है, या फिर ऐसे जा रहा है, या फिर ऐसे जा रहा है, मुझे ये पता लग जाएगा। तो बीटा निकालने का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही सिंपल है। वो आपको ऐसे याद रखना है, tan बीटा इज इक्वल टू E1 sin थीटा। tan बीटा इज इक्वल टू E1 sin थीटा अपॉन E2 प्लस E1 cos थीटा। E1 sin थीटा अपॉन E2 प्लस E1 cos थीटा, इसको याद रखें। वैल्यूज पुट अप करेंगे जल्दी से। तो E1 sin थीटा, E1 की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 6x थी मेरे ख्याल से, और E2 की 8x। 6x और साइन 120 हो जाएगा। थीटा कितना था भाई, 120, और E2 कितना था, 8x प्लस 6x, और यहाँ पर आ जाएगा cos 120। साइन 120 का मान, फिर से साइन 120 का मान
cos 120 का निकालना बताया था, sin 120 का बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। sin 90 प्लस 30 लिखेंगे, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होगा, है ना, यानी कि cos 30 हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा, और cos 30 कितना होता है, √3/2, है ना, तो √3/2 आएगा इसका मान sin 120 का। तो ये हो जाएगा 6x इंटू √3/2 अपॉन 6x इंटू √3/2 अपॉन 8x प्लस 6x, और cos 120 की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का 1/2 आया था, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है आपको, और कैलकुलेशन थोड़ा टाइट रखनी है भाई, ठीक है, तभी आपका 3√3x आंसर जो है सही आ पाएगा। अब यहाँ पर 8x बचा, और यहाँ पर 2 3 6, मतलब कि माइनस का 3x, 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 5x, x से x कट गया, कितना आया, 3√3/5। तो हमारा जो यहाँ पर बीटा निकल के आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, tan बीटा इज इक्वल टू क्या आया, tan बीटा इज इक्वल टू आया 3√3/5। तो बीटा इज इक्वल टू हम लिखते हैं tan इनवर्स 3√3/5। ये हमारा आंसर, ये हो गई दिशा, ये हो गई दिशा, और ये हो गया मैग्नीट्यूड, सिंपल, है ना। ये बीटा को हम डिफाइन कर देंगे कि बीटा क्या है, E2 और E के बीच का कोण है। E2 और E के बीच का कोण बीटा है, ये इतने कोण पर रहेगा, तो हम बता सकते हैं कि ये E जो हमने निकाला है वो कितना झुका हुआ रहेगा इधर की तरफ, मतलब उसकी डायरेक्शन अब हम अच्छे तरीके से दे चुके हैं। नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं इस तरीके के, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे, इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी आपको करवाया था, और वहां पर डायरेक्शन निकालने की बात करी थी, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बोला था डायरेक्शन में कल फाइंड आउट करवाऊंगा आपको, है ना। इसमें मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकाल के बता दिया था, है ना। सेम काम करा था, सेम काम, E1 E2 इसमें भी निकाला था, है ना। E1 निकाला, E2 निकाला, फिर उसका क्या करा, फिर उसका वेक्टर सम करा, देखो सदिश योग करा, थीटा निकाला, सारा काम सेम करा भाई, है ना। और यहाँ पर E1 और E2 में जो रिलेशन था वो ये था कि E1 E2 का दोगुना था, है ना, E2 E1 का दोगुना था। तो यहाँ पर डायरेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ क्विकली, और फिर हम जो है आगे चलेंगे, है ना। यही आई थिंक कल वाला क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, E1 कितना था यहाँ पर, E1 मैंने बताया E1 x था, और साइन थीटा, यहाँ पर भी थीटा 120 डिग्री था, मजे की बात यह है। और E2 कितना आ रहा था हमारा, 2x आ रहा था, और E1 कितना था x, और cos 120 डिग्री। साइन 120 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी हमने, साइन 120 की वैल्यू हमने निकाली थी √3/2, है ना, और cos 120 की -1/2, √3/2, और ये आ जाएगा 2x प्लस x -1/2, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3x/2 इंटू, यहाँ नीचे सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 गए 3x, तो ये आएगा 4/3x। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से आ जाएगा, ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, और नहीं अपॉन 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा ओनली, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और √3/3 बचेगा। देखिए कैलकुलेशन आपके हाथ की बात है, 1/√3 आएगा फाइनली, ठीक है, 1/√3 आएगा फाइनली। अब क्या हुआ, हमने सॉल्व करा, हमारा आंसर आया tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3। हम ये जानते हैं कि 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, कितने की होती है, tan 30 की वैल्यू। तो बीटा का मान कितना आ गया, यहाँ पर हमको साफ साफ एंगल देखने को मिल गया,
कई जगह पर हमको ऐसा क्लियर एंगल देखने को मिलेगा, कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो ई आर है ये 30 डिग्री इधर की तरफ, मतलब जो परिणामी होगा इन दोनों का वो ऐसे इधर की तरफ से जाएगा, बीचों बीच नहीं जाएगा, इधर की तरफ से जाएगा। तो डायरेक्शन भी हमको यहाँ पर पता लग गई, ई व E2 के बीच का कोण है ना, यही तो था। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे। ये कल वाला क्वेश्चन थोड़ा रह गया था, ये मैंने वो बताया। आज वाले क्वेश्चन की तरह आपको ये बिल्कुल दिख रहा होगा, नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है, कुछ चीज़ आप बीच में से पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमारे पास ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हमें मुश्किल हो रही है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको बीच से कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, पिछले क्लास का कोई टॉपिक आपका अधूरा रह रखा है जिसकी वजह से आपको क्लास 12th भी समझ में नहीं आती है, तो वहाँ पर भी आप हेल्प ले सकते हैं। बट उसके लिए आपको बताना होगा प्यारे बच्चों, तभी हमें पता लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।